श्रद्धेय स्वामी विजय योगी जी, आचार्य अग्निवर्त जी, सज्जन सिंह जी कोठारी जी, भाटी साहब और मेरे सामने बैठे सभी प्रबुद्ध साथियों, वंदनीय मातृशक्ति, ये आज का सम्मेलन पर्यावरण, कृषि और गोरक्षण पर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जल, वायु, पृथ्वी ये पर्यावरण बनाते हैं। पर्यावरण क्या है? जल, वायु, पृथ्वी। और कृषि और गाय ये पर्यावरण को संरक्षित करती हैं, पर्यावरण को बचा के रखती हैं। यहाँ तक तो हो गया, लेकिन महत्वपूर्ण कैसे हुआ? महत्वपूर्ण इसलिए हुआ कि जल, वायु, पृथ्वी और इनसे गाय और कृषि ये भोजन पैदा करती हैं। जल, वायु, पृथ्वी से गाय और कृषि भोजन पैदा करती हैं। और जल, वायु और भोजन सभी प्राणधारियों के आधार हैं। इनके बिना जीवन चल नहीं सकता। तो जो चीज़ें हमारे जीवन का आधार हैं, जिनके बिना जीवन संभव नहीं है, तो भाई उससे महत्वपूर्ण तो क्या होगा? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब जल, वायु, पृथ्वी और भोजन ये हमारे सबके जीवन का आधार हैं, लेकिन इसके साथ एक उतनी ही महत्वपूर्ण बात और भी जुड़ी है कि ये शुद्ध रूप में होने चाहिए। यदि ये जीवन के आधार प्रदूषित होंगे तो इनके होते हुए भी जीवन संकट में पड़ जाएगा या जीवन संभव नहीं होगा। तो इनका संरक्षण मतलब ये शुद्ध रूप में भी उपलब्ध हों, ये भी उतना ही आवश्यक है जितने स्वयं में आवश्यक हैं। अब कृषि और गाय ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कृषि के बिना गाय नहीं और गाय के बिना कृषि नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। वेद में कृषि और गाय के बारे में बहुत कहा गया है, बहुत इनको महत्व दिया गया है। अब मैं, क्योंकि समय सीमित है, तो मैं कुछ बिंदु आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूँ कि वेद में भी इनकी महिमा कही गई है और ये जीवन के आधार भी हैं। तो महत्वपूर्ण तो है ही, कैसे हैं ये मैं कुछ दो चार बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, जितने भी उद्योग धंधे हैं, कृषि और गाय को छोड़ के जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, उनके उत्पाद के बिना जीवन संभव है। और 70-80 साल पहले ये संभव था भी, और जीवन कहीं अच्छा ही था, आज से निम्न स्तर का नहीं था। 70-80 साल पहले उद्योग धंधे नहीं थे, तो सभी प्रकार के उद्योग धंधों के उत्पाद के बिना जीवन संभव है। लेकिन कृषि और गाय के उत्पाद के बिना जीवन संभव नहीं है। पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो मैंने कहा था कि ये आधार हैं, हवा, पानी और भोजन, और ये शुद्ध रूप में मिलने चाहिए। तो दूसरी बात ये है, गाय और कृषि के उत्पाद के बिना जीवन संभव नहीं, और ये शुद्ध रूप में होने चाहिए। तो कृषि और गाय ये
भोजन को भी, जल, वायु, पृथ्वी को भी शुद्ध करते हैं। दूसरा महत्व ये है। अब है कृषि और गाय जल, वायु, पृथ्वी और भोजन को शुद्ध करते हैं, जो कि अति आवश्यक है। वो कैसे करते हैं? मैं संक्षेप में एक इशारा कर देता हूँ कि पर्यावरण की समस्या है, और पर्यावरण की समस्या ग्लोबल वार्मिंग और उसका मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपने देश का, मैं सारे विश्व की बात नहीं कर रहा, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। अपने देश में कृषि का जो कार्बन क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तो वो कार्बन क्रेडिट मतलब उतनी ऑक्सीजन लेने के लिए या उतनी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करने के लिए हमें कितना खर्च करना पड़े दूसरे तरीकों से, वो करीब 8 लाख करोड़ का है। तो हमारे अकेले देश की कृषि का जो कार्बन क्रेडिट है वो 8 लाख करोड़ का है। तो ये पर्यावरण को शुद्ध करती है। गाय कैसे करती है? अभी डॉक्टर शिवदर्शन जी बताएंगे कि गाय 2 तरह से पर्यावरण को, हवा पानी को शुद्ध करती है। एक तो गोबर से खाद देती है, और वो खाद ज़मीन को, पृथ्वी को शुद्ध रखता है, उपजाऊ रखता है। और दूसरा ये है कि गाय के गोबर का हम घरों में लेपन करते हैं। तो जो मैंने पर्यावरण प्रदूषण की बात की थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, विषैली गैसेज हैं, धूल कण हैं, ये तो दिखाई देते हैं। लेकिन आज के समय में एक और भी खतरनाक प्रदूषण है विकिरण का, रेडिएशन का, जो कि हमें दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे घातक है। उस रेडिएशन को आपने अपने घर की छत को यदि गोबर का लेपन कर दिया, मिट्टी में गोबर मिला के उससे लीप दिया उसको, तो काफ़ी मात्रा तक वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेगा। सभी प्रकार के जो रेडिएशन हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये गाय इस तरह 2 तरह से, ज़मीन को भी और आपके शरीर को रेडिएशन से बचा के ये 2 काम करती हैं। अब एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहले भी रही है, आज विशेष रूप से रोजगार व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। और विश्व की समस्या आज के समय में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पर्यावरण प्रदूषण की है। बड़े बड़े साइंटिस्ट बहुत चिंतित हैं इस बात से कि पर्यावरण बड़ी तेजी से बिगड़ता जा रहा है, तो बड़े चिंतित हैं। तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण की। व्यक्तिगत स्तर के ऊपर सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। तो कृषि और गाय सबसे बड़ी संख्या में रोजगार देते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या का हल कृषि और गाय हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक विचार देता हूँ, आइडिया देता हूँ कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो कितनी महत्वपूर्ण है। आपके देश में जितने उद्योग धंधे हैं उनमें इस वक्त कोई 45-50 लाख लोगों को मजदूरी मिली हुई है। 50 लाख लोगों को मोदी जी बड़ा श्रेय लेते हैं और बड़ा प्रचार भी करते हैं, विदेशी निवेश। धरती पर 208 देश हैं। प्रत्येक देश के मोदी जी यदि 5 निवेश करवा दें, प्रत्येक देश के 5 उद्योग लगवा दें, और उद्योग भी छोटे मोटे नहीं, प्रत्येक उद्योग में 5 लाख लोगों को रोजगार मिले, तो सारी दुनिया के उद्योग धंधे यहाँ लगवा दो, और छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े लगवा दो, तो भी 50 लाख लोगों को मजदूरी मिलेगी। तो सारी दुनिया के उद्योग धंधे और इस देश के उद्योग धंधे मिला के कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं? 1 करोड़ को। और आपकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सभी डिपार्टमेंट
और मिलिट्री को भी मिला लो, सब कुछ मिला के कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है? 1,05,06,00,000। तो सब कुछ मिला के कितने लोगों को रोजगार मिला? 2 करोड़। और ये खुद सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं, कि 55% लोग खेती बाड़ी से मतलब कृषि से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 138 करोड़ जनसंख्या, 138 करोड़ जनसंख्या का 55% करोगे तो 75-76 करोड़ आया। तो 75-76 करोड़ लोग इस कृषि के धंधे से, गोपालन के धंधे से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहाँ 2 करोड़, कहाँ 76 करोड़। आप यदि कृषि और गाय को निरुत्साहित कर दें, इन कामों की उपेक्षा कर दें, तो इनको घाटे का सौदा बना दें, तो इनसे लोग हटेंगे। इनसे लोग हटेंगे तो आप उनको कहाँ रोजगार दोगे? मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न, आप सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, आपके सामने एक प्रश्न करता हूं मैं कि आप सब कुछ मिला के, सारी दुनिया के उद्योग धंधे लगा के, सारे महकमे मिला के, केंद्र और राज्य सरकार मिला के, और कितना रोजगार दे रहे हैं? 2 करोड़। और इधर 76 करोड़, जिस काम में 76 करोड़ लोगों को जीवन यापन का साधन उपलब्ध हो रहा है, उसकी उपेक्षा करना कैसा रहेगा? सोचना आप। मैंने एक आंकड़ा दिया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी, कि रोजगार देता है। अब एक बात और है कि कृषि और गोपालन का काम जो है वो एक काम और करता है कि इससे साधनों का केंद्रीकरण नहीं होता। ये धंधा ऐसा है, ये कार्य ऐसा है, इसमें साधनों का केंद्रीकरण नहीं होता। दूसरे धंधे जो हैं उनमें साधनों के केंद्रीकृत होने की काफ़ी गुंजाइश रहती है। और जो कल कर्नल पूर्ण सिंह जी बात आपको कह रहे थे इल्यूमिनाती की और वर्ल्ड ऑर्डर की, ये वही बात है कि इस कृषि के धंधे से बहुत ज़्यादा लोगों को हटा दो, बहुत ज़्यादा लोगों को हटा दोगे तो क्या होंगे? अब मैं खेती बाड़ी करता हूँ, घाटे का सौदा हो गया, मेरे को खेती बाड़ी छोड़नी पड़ गई, गोपालन छोड़ना पड़ गया, तो मैं डीसी लगूंगा या किसी कंपनी का सीईओ लगूंगा, मजदूरी करूंगा। और आप एक प्रयोग और करना मेरे कहने से, आप किसी भी शहर के, कस्बे के चौराहे पर सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एक दिन का समय निकालना और उस चौक पर जाके खड़े होना सुबह। आप देखोगे वहाँ 500-600 व्यक्ति खड़े हैं और 11 बजे 100 व्यक्ति वापस जाते हैं, मतलब मजदूरी भी नहीं मिलती। कम से कम 100-150 वापस जाते हैं। यदि उनकी जगह 1000 आदमी खड़े हो जाएंगे तो कितनों को मजदूरी मिलेगी? अब मजदूर 400 रुपये मांगता है तो फिर वो 200 में 100 में भी जाने को तैयार होगा कि नहीं होगा? यदि 300 के बजाय वहाँ 1000-1500 खड़े होंगे तो 400 मजदूरी मांगने वाला 100 में भी जाने को तैयार होगा। तो बहुत बड़ी जनसंख्या को आप इधर धकेल दो, गरीबी की तरफ धकेल दो, तो फिर इल्यूमिनाती या वर्ल्ड ऑर्डर का जो एजेंडा है वो यही है कि बहुत बड़ी जनसंख्या को उस लेवल में ला दें, गरीबी के स्तर में ला दें, तो राज्य करना आसान हो जाएगा। वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि सारे विश्व की सरकार एक बने, और उस सरकार में कितने हैं? 250-300 आदमी। 250-300 आदमियों के कब्जे में सारी पृथ्वी आ जाए। अब राज करने में, कब्जा लेने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? विरोध। सबसे ज़्यादा विरोध कौन कर सकता है? एक एम्प्लाई, एक कर्मचारी विरोध नहीं कर सकता लंबा, मजदूर विरोध नहीं कर सकता, व्यापारी विरोध नहीं कर सकता। विरोध कौन कर सकता है? जो कृषि और गोपालन करता है वो विरोध कर सकता है। जैसे अभी किसान आंदोलन में विरोध हुआ भी था, तो वो विरोध कर सकता है, और इस विरोध को हटाना है। तो दोस्तों, ये जो कर्नल साहब बात कह रहे थे बड़ी महत्वपूर्ण थी, और इसका एक आंकड़ा मैं इसकी पुष्टि में दे दूं कि 1985-86 में अमेरिका में 38 लाख लोग खेती का काम करते थे, कृषि में लगे हुए थे, और आज की तारीख में 1.5 लाख। अमेरिका में आज की तारीख में 1.5 लाख लोग कृषि में हैं। तो बहुत लोगों को हटा दिया गया, और यही एजेंडा सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, सरकार कोई भी हो, सभी
सरकार जो है उस वर्ल्ड ऑर्डर के एक एजेंट का काम कर रही है। आज की तारीख में सभी विश्व की बस ये हो गया मोक्षराज जी, धन्यवाद, मेरा समय हो गया। सभी सरकारें जो हैं वो वर्ल्ड ऑर्डर के एक एजेंट का काम कर रही हैं, इससे कुछ नहीं है। और वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस स्थिति में धकेल दिया जाए ताकि राज्य करना आसान हो जाए। और ये सबसे पहला टारगेट है कृषि और गोपालन। बस एक आधी मिनट और लूँगा कि भाई मैंने कल एक बात बोली थी कि ज्ञान मतलब जानकारी, नॉलेज, वह आचरण में प्रमाणित होती है, मैंने ऐसे बोला था। तो ये कृषि और गाय की बात जो मैंने कही है, इसको आचरण में डॉक्टर शिवदर्शन, ये भाई विनीत कुमार और एक हमारे साथी आए नहीं, राकेश उपाध्याय, ये आचरण में उतार रहे हैं। ये साथी बधाई के पात्र है, प्रशंसा के पात्र हैं। और वेद में कृषि गाय की महिमा की है और आचार्य अग्निवर्त जी वेद को स्थापित करना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे महानुभाव बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं और ये अधिकारी हैं कि इनके काम को हम सब जैसा भी बन पड़े हम सहयोग करें। तो ये एक वाकई महत्वपूर्ण विषय इनने लिया है। आप मुझे पूरा विश्वास है कि इन चीज़ों पर विचार करेंगे और ये काम छूटे नहीं। ये बहुत बड़ा आधार है, ये आधार कमज़ोर ना होने पाए, इसका आप सब ध्यान रखेंगे, प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने धुरी को प्रभावित करने वाले दो तत्वों पर हमारा ध्यान आकृष्ट किया, गौ और कृषि। निश्चित रूप से ये दोनों ही इस तरह के आधार हैं जिनके कारण आपने एक छोटा सा गणित हमारे सामने रखा। 76 करोड़ लोग इस पर आधारित रह सकते हैं, इससे रोज़गार पा सकते हैं। और आप सभी को मालूम होगा जिस समय अंग्रेज़ों ने इस बात का सर्वे कराया कि भारत को आर्थिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से कैसे कमज़ोर किया जाए, तो उनकी इस षड्यंत्र की सूची में एक यह भी था कि यहाँ पर गोधन को समाप्त किया जाए। उनका ये कहना था कि भारत कृषि प्रधान देश है और इसका पूरा अर्थशास्त्र गौ पर टिका हुआ है। यदि गाय नहीं रहेगी तो बैल नहीं रहेगा, बैल नहीं रहेगा तो खेती किससे होगी, गाय का गोबर नहीं होगा तो कंपोस्ट खाद आपके, ये सारी चीज़ें नहीं रहेंगी। और ये सभी चीज़ें नहीं होंगी तो धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कत्ल खाने खोलने के लिए लाइसेंस देना शुरू किया था। तो हम और उस प्रक्रिया को कर्नल ब्रुक्स के सामने ऋषि दयानंद जी ने अजमेर की भूमि पर सेठ फतेमल की वाटिका के पास में एक दूसरा है बंसीधर का बाग, जो सर्किट हाउस से नीचे उतरते ही जहाँ शारदा साहब का, हरविलास शारदा पूरे परिवारों के मकान हैं, तो वहाँ सेठ बंसीधर का एक वाटिका थी और पास में एक अश्वशाला। उस जगह पर कर्नल ब्रुक्स को ऋषि दयानंद जी ने कहा था कि आप लोग कोई घाटे का काम नहीं करते हो, तो गाय को एक कम उम्र में काटने से कौन सा लाभ होने वाला है या क्या घाटा होने वाला है, इस चीज़ को आप हमारे सामने रखें। और तब उन्होंने वायसराय को चिट्ठी देने की बात कही थी। तो यह एक षड्यंत्र जो लगातार पहले से चलता आ रहा है, हमारी सरकारें भी कहीं उसी का अंग ना हो जाएं। इस बात को सजग करने के लिए, इस बात को सामने लाने के लिए प्रोफेसर साहब ने अपने बात को रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।